वेलकम इन द क्लास। आज के क्लास में एक न्यू चैप्टर है, एक न्यू टॉपिक है और ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है इंडस्ट्री के अंदर, सिलेबस के अंदर। एज ए सेफ्टी ऑफिसर, एज ए सेफ्टी सुपरवाइजर, एज सेफ्टी असिस्टेंट, किसी तरह से आप किसी कंपनी में हायर हुए हैं तो उसमें एक अच्छा खासा रोल निभाता है HSC इंडक्शन ट्रेनिंग। HSC इंडक्शन ट्रेनिंग कंपनी के अंदर दिया जाता है और वो HSC इंडक्शन ट्रेनिंग एज अ न्यू रिक्रूटमेंट हुआ है किसी एम्प्लॉई का, तो उसको कंपनी के बारे में, कंपनी का डिटेल को शेयर करना, ये सब टॉपिक शेयर किए जाते हैं। शेयर करना ही वो HSC इंडक्शन ट्रेनिंग कहलाता है। ये ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है और आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, या डिप्लोमा के अंदर जब पढ़िएगा तो उसके अंदर सिलेबस में शामिल है कि विभिन्न प्रकार के देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्रेनिंग्स विच conducted by the any authorized persons in the company at the site। जैसे अगर देखा जाए तो फर्स्ट एड ट्रेनिंग हो सकता है, TBT हो सकता है, HSC इंडक्शन ट्रेनिंग हो सकता है, जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग हो सकता है, या अदर कोई कोर्सेज हैं या किस तरह का कोई सिलेबस कंटेंट के अंदर शामिल किया गया है तो वो ट्रेनिंग हो सकता है। तो ये है हमारा HSC इंडक्शन ट्रेनिंग जो कंपनी के अंदर मोस्टली ये इम्पोर्टेंट ही माना गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये ट्रेनिंग ठीक उसी प्रकार है जब जिस प्रकार आप कहीं किसी न्यू पर्सन के रूप में आकर कहीं जाते हैं तो वहाँ के सारे गतिविधियों को, सारे प्रोसीजर को आप जानते नहीं हैं, वहाँ पे अनफेमिलियर होते हैं। तो जिस जगह पर आप जाते हैं वहाँ पे फैमिलियर होने के लिए कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर कहा जाए तो आप अपने घर से किसी रिलेटिव के पास जाते हैं तो उन रिलेटिव से ना ही पहले आप कभी मिले हैं, ना ही उन रिलेटिव से पहले कभी मिले होंगे, ना मिले हैं, और फर्स्ट टाइम गए हैं उस जगह पे, फर्स्ट टाइम गए हैं जहाँ पे आपका रिलेटिव रहता हो। उस रिलेटिव के बारे में आपको जानना, जो जानने का तरीका होगा, कौन है, कितने मेंबर्स हैं, कौन सा मेंबर्स क्या क्या करता है, कितनी प्रॉपर्टी है, और मैं यहाँ पे कहाँ कैसे रहूँगा, किस तरह से मुझे यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा अपने आप को, या इन सबको, इन सारे चीज़ों को बताने वाला घर में कोई ना कोई मौजूद होगा। और धीरे धीरे आप उस कंपनी के, उस घर के बारे में जहाँ पे आपका रिलेटिव है उसके बारे में धीरे धीरे आप जान जाते हैं और आप स्लोली जानते जानते आप वहाँ पे एक अच्छा खासा एक रिलेटिव बनकर रह जाते हैं। और अंततः ये होता है कि आप हर चीज़, हर एक्टिविटी को वहाँ के लोगों के बारे में पूछ लेते हैं, जान लेते हैं। जस्ट लाइक दैट इन द कंपनी के अंदर साइट पे अगर हम गए, फर्स्ट डे आप जानते हैं कंपनी के अंदर जब रिक्वायरमेंट अगर वहाँ पे है, अगर रिक्वायर्ड होते हैं, आप हायर होते हैं तो कुछ मेडिकल प्रोसीजर होते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ इंटरव्यू प्रोसीजर होते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं, वहाँ का जो गेट पास वगैरह होता है वो बनता है। ये प्रोसीजर फॉलो करने के बाद, ये ख़त्म होने के बाद आप जाइएगा तो HSC इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर बैठते हैं। उन HSC इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर कुछ टॉपिक होते हैं जो फॉलो करते हो, सुनना पड़ता है हमको। वहाँ के जो ऑथराइज पर्सन होंगे वो आपको समझाएंगे, बताएंगे। इंक्लूडिंग क्या हो सकता है, वर्क साइट क्या है, कितने एरिया में फैला हुआ है, कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट के जुड़े हुए कितने वर्क हैं, उन वर्क से जुड़े हुए कितने हैजर्ड्स हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी क्या है, कितने डॉक्यूमेंट्री वर्क होने वाले हैं, क्या इसका लेआउट है, इमरजेंसी प्रोसीजर है, इमरजेंसी कंडीशन हम लोग क्या कर सकते हैं। इन सारे पॉइंट्स के बारे में वहाँ के HSC इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर बताया जाएगा। आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी ड्यूटी कितने दिनों की होगी, कितने घंटों की होगी, मंथ में कितना दिन काम करना है आपको, कितना छुट्टी रहेगा। इन सारे पॉइंट को इंक्लूडिंग करके समझाना, इसी को HSC इंडक्शन ट्रेनिंग कहते हैं। हर एक कंपनी में ये होता है, हर एक साइट पे होता है, हर एक प्रोजेक्ट के अंदर होता है। तो सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए हमें HSC इंडक्शन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। और जब आप पढ़ रहे हों तो इस सिलेबस के अंदर HSC इंडक्शन ट्रेनिंग पढ़ना, देना भी, सीखना भी एक आपका भाग है, एक पार्ट्स है, एक हिस्सा है। तो वहीं HSC इंडक्शन ट्रेनिंग हम देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, व्हाट इज द पर्पस एंड व्हाट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ द HSC इंडक्शन ट्रेनिंग विच गिवन बाय द एनी ऑथराइज्ड पर्सन इन द कंपनी। दूसरा क्वेश्चन ये कर सकता है कि विच टाइप्स ऑफ द ट्रेनिंग्स विच गिवन्स इन द कंपनी, किस तरह, कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द ट्रेनिंग। जितना क्वेश्चन हमने बोला उन सारे क्वेश्चनों का जवाब अगर आएगा तो सिलेबस पढ़िएगा तो आता है। उन सब में एक ट्रेनिंग ये भी आता है कि आप बोलिएगा सर कि उन ट्रेनिंगों में शामिल एक HSC इंडक्शन ट्रेनिंग होता है। तो अगर किसी ने पूछा कि व्हाट्स ऑब्जेक्टिव या पर्पस पूछ सकता है, पर्पस व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट ट्रेनिंग, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट ट्रेनिंग, उस ट्रेनिंग का क्या उद्देश्य होता है, क्या मतलब होता है। सामने कुछ टॉपिक लिखे गए हैं, देखते हैं। पहला लिखा हुआ है,
पहला लिखा है टू फैमिलीराइज एंड कंप्लाई विद साइट सेफ्टी रूल्स एंड प्रोसीजर। अगर हम आपको कंपनी के अंदर HSC इंडक्शन ट्रेनिंग देंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोगों से, वहाँ के वर्करों से, वहाँ के स्टाफ से, वहाँ के वर्क से, वहाँ के रूल से, वहाँ के नियम से हम आपको क्या कर रहे हैं, परिचित करा रहे हैं। तो जब हम एज ए न्यू रिक्रूटमेंट अगर न्यू हायर हुए हैं तो उस कंपनी के बारे में डीपली हमको नहीं पता है। अगर हमें डीपली पता होगा तो कंपनी का रूल है, कंपनी का एक फंक्शन है कि आपको बताना पड़ेगा। तो वो ट्रेनिंग के अंदर बताना होता है कि हमारी कंपनी क्या है, हमारी कंपनी कौन से नॉर्म्स को फॉलो करती है, किस टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको वर्क करने हैं, क्या वर्क प्रोसीजर होते हैं और यहाँ का जो रूल है वो क्या है और कौन कौन से लोग किस पोस्ट पे हैं। तो फैमिलीराइज एंड कंप्लाई विद साइट सेफ्टी रूल्स एंड प्रोसीजर आप समझ गए। दूसरा ऑप्शन आता है कि पॉलिसी। हर एक कंपनी के अंदर पॉलिसी होता है। हम लोग जानते हैं कि पॉलिसी का मतलब अगर हिंदी देखा तो नीति होता है, तो खैर नीति हिंदी शब्द हो गया, लेकिन पॉलिसी का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल घर से लेते हैं। अगर घर में आपके 3-4 पर्सन ऐसे हैं जो कमा रहे हैं, घर के कंडीशन को देखते हुए किस तरह से घर को चलाना है। अगर घर में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसकी फ़ीस कितनी देनी है मंथ में, घर में अगर मेडिकल एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो कितने मंथ में जाएंगे, अगर घर में अंतर खर्चे हैं तो कितना हमको पैसा देना होगा और कितना सेव करना होगा। ये मन में सोचना और इस तरह से अपने घर को, मैनेजमेंट को चलाना, यह एक नीति, एक पॉलिसी कही जाएगी। कंपनी के अंदर भी कंपनी के बजट के अकॉर्डिंग, कभी कंपनी के बजट के, प्रोजेक्ट के बजट के अंदर में रह करके कितने एम्प्लॉय को हायर करना है, कितने वर्क्स को करा लेना है, पर डे कितना वर्क होना चाहिए, साल में अगर है तो या मंथ में है तो मंथ में या साल में हमको प्रोजेक्ट को ख़त्म करना है तो उसका डेडलाइन क्या होना चाहिए, इन सबको करने के लिए कौन से रूल फॉलो करने हैं, सैलरी वगैरह किसको कब देना है, कैसे देना है, मटेरियल अगर चाहिए तो मटेरियल कैसे आएगा, कितना का आएगा, ये सब सोचना और एक डेटा शीट तैयार करना, इसी को हम लोग बोलते हैं नीति और पॉलिसी बोलते हैं। तो कंपनी में इसको बोला गया है हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का अगर बारे में कुछ बात किया जाए तो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी ये होता है कि अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी तब लगाएं अगर लगाने के बाद हमारे कंपनी के अंदर किसी तरह का इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो हमें हेल्थ एंड सेफ्टी लगाने से कोई मतलब नहीं है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी जो होता है कंपनी अगर हम लगाते हैं तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लगाते हैं कि हमारे कंपनी में कंटिन्यू इंप्रूव हो और कंटिन्यू ग्रोथ करे, तो ये हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी होता है। दूसरा अगर देखा जाए वर्क कंडीशन, कंपनी प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के अंदर कितने वर्क्स हो रहे हैं। जैसे आपने देखा हुआ कि इरेक्शन वर्क होते रहते हैं, मैकेनिकल वर्क होते रहते हैं, कहीं वेयर हाउसेज बन रहे हैं, कहीं बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, कहीं टैंक तैयार किए जा रहे हैं। तो उस वर्क के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कितने वर्क है और ये वर्क कितने सालों में कंप्लीट कर देना है, ये पर्पस होता है। दूसरा हजार्ड्स, इससे जुड़े हुए खतरे कितने होते हैं। जैसे मान लीजिए हमें अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एरिया है तो कंस्ट्रक्शन के अंदर शुरू में स्टार्टिंग में आता है एक्सकवेशन वर्क आ गया, एक खतरा मान लिया जाता है। वर्क टाइट कंडीशन आएगा, एक खतरा मान लिया जाता है, हेजर्ड्स मान लिया जाता है। स्कैफोल्ड जानते हैं, स्कैफोल्ड सिचुएशन जो होता है वर्क टाइट कंडीशन में आता है, एक हेजर्ड्स हो गया, वर्क टाइट हेजर्ड्स हो गया। मैनुअल हैंडलिंग, क्रेन के माध्यम से, क्रेन के जरिए अगर यूज करते हैं तो लिफ्टिंग ऑपरेशन में देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हेजर्ड्स इन क्रेन ऑपरेशन, लिफ्टिंग ऑपरेशन में बहुत सारे खतरे बन जाते हैं। तो ये हमारी कंपनी के क्या क्या हेजर्ड्स मतलब मिल सकते हैं उस कंपनी के अंदर, उस प्रोजेक्ट के अंदर जब आप काम करिएगा ड्यूरिंग ऑपरेशन। सेफ वर्क प्रोसीजर, काम करने के क्या तरीके होंगे। पहले तो पढ़ाए तो होंगे और हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था सेफ वर्क प्रोसीजर के बारे में। SWP, सेफ वर्क प्रोसीजर का मतलब क्या होगा, ध्यान सुनना। अगर मुझे कोई काम करना हो, जैसे मान लो अगर हमें एक्सकवेशन करना हो तो हमारा प्रोसीजर क्या होना चाहिए। फर्स्टली हम जाएंगे तो एरिया इंस्पेक्शन करेंगे, फाउंडेशन को चेक करेंगे, परमिट प्रोसीजर है परमिट प्रोसीजर फॉलो करेंगे, TBT है TBT देने की कोशिश करेंगे। एक्सकवेशन करने के लिए एक्सकवेटर मशीन को हम बुलाएंगे, उस मशीन की जांच होगी। ये एक हमने पूरा इंस्पेक्शन करके, पूरा डॉक्यूमेंट्री वर्क करके, पूरा प्रोसीजर को फॉलो करके हमने सेफली वर्क करने की कोशिश करेंगे। बैरिकेड हमने किया था, साइनेज सिस्टम हमने लगाया था, इंक्लूडिंग अगर एक्सकवेशन एरिया में पानी आ रहा है तो पानी को हम पंपिंग करके निकाल रहे हैं, दैन जिस स्ट्रक्चर के लिए बनाया गया है वो स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातों हमने जो फॉलो किया ना, इसी को सेफ वर्क प्रोसीजर कहते हैं। काम करने के दौरान, काम करने के तरीकों में अगर सेफली कोई वे हम अपना रहे हैं उसको सेफ वर्क प्रोसीजर बोला जाएगा। अनसेफली अगर यूज कर रहे हैं तो उसको हम नहीं बोल सकते हैं। तो सेफ वर्क प्रोसीजर हो गया। इमरजेंसी प्रोसीजर के बारे में बात किया जाए तो इमरजेंसी प्रोसीजर क्या होता है, दैट आई थिंक अगर सोच लिया जाए
तो देखा होगा इमरजेंसी के बारे में अगर बात करें तो इमरजेंसी कितने प्रकार के हो सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी, रेस्क्यू इमरजेंसी। रेस्क्यू को हम जानते हैं फर्स्ट एड बोलेंगे उसको, मेडिकल को फर्स्ट एड बोलेंगे ना। तो मेडिकल इमरजेंसी हो गया, फर्स्ट एड, ये रेस्क्यू टीम का जो होता है रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया, तो उसको रेस्क्यू इमरजेंसी सिचुएशन बोला जाएगा। मान लीजिए अगर अर्थक्वेक आ जाए, अर्थक्वेक के अंदर अगर बात किया जाए, किसी बिल्डिंग का, अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एरिया कंस्ट्रक्शन एरिया है, बिल्डिंग किसी वजह से कोलैप्स कर जाता है, उस कोलैप्स के अंदर दबे हुए जो लोग होंगे उसको रेस्क्यू करना होगा, दैट इज कॉल्ड द रेस्क्यू इमरजेंसी। शॉर्ट में अगर इन डिटेल अगर आएगा तो फिर चैप्टर पढ़ना पड़ेगा हमें। फायर इमरजेंसी, आग लग गया उस एरिया में, सारे लोग एक साथ, सभी लोगों को इवैक्यूएट करना हमको, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा वो, बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन बन जाता है जब आग लगता है, उस एरिया में आग लगा हुआ है, सारे लोग उस कंडीशन से जूझ रहे हैं कि हाँ आग लग गया, बहुत मटेरियल और जो हमारा जो खर्च है ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि आग लगेगा तो सारी चीज़ों को तबाही में डाल देगा, ख़त्म कर देता है। जिस एरिया में हमारा जो प्रॉपर्टी डैमेज होता है वो ज़्यादा हो जाएगा, ये भी एक हमारा इमरजेंसी होता है। तो फायर इमरजेंसी, मेडिकल, कोई वर्कर गिर जाता है, हाथ पैर टूट गए, इनके डेथ कर गया, मेडिकल इमरजेंसी। तो मेडिकल इमरजेंसी, रेस्क्यू इमरजेंसी और फायर इमरजेंसी, ये 3 इमरजेंसी होता है। और इन तीनों इमरजेंसी में हमको करना क्या है, इसके बारे में बताना इस टॉपिक में बताया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि मेडिकल, फायर और रेस्क्यू, ये 3 इमरजेंसी होती है। और तीनों इमरजेंसी के दौरान क्या हमको करना है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, इन सब के बारे में जानकारी देना इस एचएससी इंडक्शन ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है। और यहाँ पे दिया हुआ है असेंबली पॉइंट। हर एक कंपनी के अंदर हर एक साइड पे एक ऐसा एरिया होता है जिस जगह पे सारे वर्करों को खड़े करके, सारे स्टाफ खड़े करके वहाँ पे सारे वर्करों को ऑथराइज्ड पर्सन के माध्यम से टीबीटी दिया जाता है। टीबीटी यू नो, टूल बॉक्स टॉक, टीबीएम इसको बोलते हैं शॉर्ट में टीबीएम, दूसरा नाम होता है टूल बॉक्स मीटिंग। और ये जिस जगह पे, मतलब टूल बॉक्स मीटिंग का मतलब क्या होता है, टूल बॉक्स टॉक का मतलब होता है कोई भी वर्कर अगर घर से चलता है, साइड पे आता है, सुबह का वर्क है, अगर आता है, किस मूड में है वो हम नहीं जानते हैं, वो किस मूड में है, क्या वो शो के तुरंत चला रहा है, क्या कैसे झगड़ा करके आया हुआ है, क्या वो किसी स्ट्रेस से जूझ रहा है, डिप्रेट में है, डिप्रेशन में है, किसी न किसी तरह से अगर कोई जूझ रहा है, वहाँ से अगर आता है साइड पे काम करने के लिए, मेंटल डिस्ट्रक्शन है, दिमाग उसका प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, काम करने आ गया। एग्जाम्पल, मेसन अगर है, मेसन का काम कर रहा है, दीवार को जोड़ने का काम कर रहा है, हैमर लिया हुआ है, हैमर मार रहा है, किसी ईंट को, किसी ब्रिक्स को तोड़ने का काम कर रहा है, दिमाग में झगड़ा चल रहा है, घर पे झगड़ा हुआ होगा, बाहर किसी झगड़ा करके आया है, किसी बातों को लेकर टेंशन है, दिमाग में है। अब उस वक्त अगर वो वर्क करता है, सही से वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि दिमाग में वो चल रहा है ना कि हम क्या कर रहे हैं, पीछे जो छोड़ के आ गया है, हमें क्या करना चाहिए, दोस्त ने झगड़ा कर लिया, मैं वही उसको मारूंगा, दिमाग में सोच रहा है। घर में बच्चे के लिए हमने बच्चों को छोड़ के आया है, बच्चे को फीस जमा नहीं, स्कूल नहीं गया, वो टेंशन में है, माँ की दवाएं नहीं आई, बाबा है बीमार है, दवा नहीं आया, टेंशन में, पैसा कहाँ से आएगा, वर्क किया जा रहा है। जब इस सिचुएशन में वो काम करेगा तो प्रॉपरली सेफली वर्क नहीं कर पाएगा। और इसी माइंड से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, इस माइंड को जो मन में लेकर आया हुआ है, इससे हमको उसको क्या करना, डाइवर्ट करना है, मोटिवेट करना है। और मोटिवेट करने के लिए हम जब सुबह जब वर्क, बिफोर द स्टार्ट द वर्क, काम स्टार्ट होने के पहले जब हम उसको समझाएंगे, उस समझाने के सिचुएशन को हम टीबीटी बोलते हैं। और जिस जगह पे उसको हम लेकर खड़े करके बात करते हैं, उस जगह को हम लोग बोलते हैं मास्टर पॉइंट या असेंबली पॉइंट। हर एक कंपनी के अंदर हर एक प्रोजेक्ट के लिए एक असेंबली पॉइंट होता है। वो असेंबली पॉइंट कोई रूम हो सकता है, कोई स्ट्रीट हो सकता है, कोई बड़ा सा हॉल हो सकता है, या कोई खुला मैदान हो सकता है, जहाँ पे हम वर्करों को खड़े करके 10 मिनट 20 मिनट के लिए हम बातचीत करेंगे, उसको समझाएंगे, उसको मोटिवेट करेंगे। कोई फंक्शन होता है कंपनी के अंदर, उस फंक्शन में भी किसी जगह पे हम लोग फंक्शन करवाते हैं, वो एरिया असेंबली पॉइंट कहलाता है। आप तो जानते हैं कि बचपनों में हम लोग क्लास करते थे, आज भी क्लास चलता है। तो स्कूल में अपने देखा प्रेयर होते हैं, तो हर एक स्कूल में प्रेयर के लिए वो जगह बनाया गया ना, प्रेयर के लिए कि हाँ सुबह आना है, क्लास स्टार्ट होने के पहले हमको इस जगह पे खड़े हो जाना है। अब वो कोई जगह हो सकता है, चाहे उस स्कूल का हॉल हो, उस स्कूल का बगीचा हो, उस स्कूल का खेल का मैदान हो, किसी जगह हम खड़े, तो एक हमने देखा कि वो प्रेयर का स्थान बन गया। जस्ट लाइक उस कंपनी के अंदर जो सुबह हर एक शिफ्ट के पहले जितने भी वर्कर आते हैं, जितने स्टाफ आते हैं, स्टाफ उसमें से जो सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर या सुपरवाइजर,
इसमें से जितने भी सेफ वर्क प्रोसीजर अपनाते हैं उसमें से उन वर्करों को मोटिवेट करते हैं, और उस मोटिवेट करने के सिचुएशन को हम टीबीटी बोलेंगे, और जिस जगह पे वो समझाया जाता है उसको बोलते हैं हम असेंबली पॉइंट या मास्टर पॉइंट। अगर कोई पूछे कि पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव, तो आप बता सकते हैं टू फैमिलियराइज एंड कंप्लाई विद साइट सेफ्टी रूल्स एंड प्रोसीजर्स, पॉलिसी, वर्क हैजर्ड, सेफ वर्क प्रोसीजर एंड इमरजेंसी प्रोसीजर। और असेंबली पॉइंट क्या होगा ये भी हमने बता दिया, और इस असेंबली पॉइंट के साथ हमने ये भी बताया कि ये आपका टीबीटी क्या होता है। आई थिंक समझ में ही आया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा समझाना कि वर्किंग आवर्स। आप हमारे कंपनी में आए हुए हैं तो आपको हमें बताना, ये हमारा फर्ज बनता है कि हमारी कंपनी में आए हैं तो आपको कितना घंटा वर्क करना है। अगर शिफ्ट है तो कितने घंटे का शिफ्ट है। शिफ्ट जानते हैं 8 घंटे का होता है, कहीं 12 घंटे का बना दिया गया है, कहीं 10 घंटे का बना दिया गया है। तो जितने घंटे वर्क करना है उस वर्क को बताना है। मंथ में जितना दिन काम चलेगा, अक्सर क्या होता है संडे हॉलीडे छुट्टी रहता है, तो जिस दिन छुट्टी का मोमेंट है बताना है कि हम इस कंपनी का हमारा रूल है कि हफ्ते में इस दिन को छुट्टी रहेगा, इतने घंटे वर्क करने हैं, इतने सुबह इतने बजे आ जाना है। अगर मान लीजिए अगर हम बात करें तो किसी कंपनी में अगर मान लीजिए शुरू में है कि फर्स्ट टाइम हमने देखा कि कहीं किसी कंपनी में 7 o'clock अगर सुबह में बात करें 7 बजे, शाम में 5 बजे, 7 से 5 आपको वर्क करना है, मंडे से सैटरडे वर्क करना है, संडे वीकली ऑफ रहता है। तो ये हमारा फर्ज है। एचएससी इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर ये टॉपिक होना चाहिए कि हम समझाएं, क्योंकि नए नए जो लोग आते हैं हमारे कंपनी के अंदर उनको पता नहीं होता कि हमको वर्क कितना करना है। मोस्टली बता दिया जाता है, पहले ही बता दिया जाता है। दूसरा टॉपिक अगर माना जाए तो वो है आवर गोल। एक एचएससी ऑफिसर की ज़िंदगी में अगर पूछा जाए कि क्या होना चाहिए, क्या गोल है, पूछा जाता है कि अगर आपकी ड्रीम है, गोल है, इस कंपनी में आए हैं एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर, तो क्या आपके गोल होना चाहिए। तो हमारे गोल अगर यहाँ पर देखा जाए तो हर एक चीज़ 0% होना चाहिए। हमने शुरू में जिक्र किया था एचपी का, HPE, और HP का मतलब होता है ह्यूमन प्रॉपर्टी और इन्वायरमेंट। और वो ह्यूमन प्रॉपर्टी हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि ह्यूमन लॉस का मतलब वो 0 हो। इंजरी, कोई भी वर्कर, कोई स्टाफ अगर काम कर रहा है तो वो 0% हार्म हो, ये लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा 0% प्रॉपर्टी डैमेज हो, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और तीसरा 0% इन्वायरमेंटल लॉस हो, इंसिडेंट हो, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आई थिंक HPE का जो लॉस है वो 0 होना चाहिए, यही हमारा गोल होता है। अगर इस गोल को फॉलो करना है तो यू हैव टू फॉलो द सम टिप्स इंक्लूडिंग द फर्स्ट कोऑपरेशन, कमिटमेंट एंड वर्कफोर्स सुपरविजन एंड मैनेजमेंट। आपको 5 ऐसे टॉपिक है जिसको फॉलो करना पड़ेगा, जिसके अंदर पहला आता है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? कोऑपरेशन आप समझते होंगे कि कोऑपरेशन का मतलब जब कोई भी काम, अगर टीम है, टीम कोई होता है ना, टीम जैसे क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, क्रिकेट देखा होगा, प्लेयर तो उसमें 15 काउंट होते हैं, ग्राउंड पे होते हैं 11। अगर सारे प्लेयर अगर अपने अपने मनमानी करने लगे कि बॉलिंग करने वाला हम ही बॉलिंग करेंगे, बैटिंग करने वाला कि नहीं हमारी मर्जी चलेगी, कैप्टन बोले कि नहीं मेरी मर्जी चलेगी, कोच बोलता है नहीं मेरी मर्जी चलेगी, कोई किसी की बात को फॉलो नहीं कर रहा है और अपने मनमानी से किसी भी नंबर पे कोई बैटिंग कर रहा है, किसी नंबर पे कोई बॉलिंग कर रहा है। मन में आए तो अच्छा खेला, मन में आए तो नहीं खेला, टीम के बारे में नहीं सोच रहा है, उसको कोऑपरेशन नहीं बोला जाएगा। कोऑपरेट का मतलब होता है किसी वर्क को टीम बेसिस पे कर लेना। अगर किसी वर्क को करने के लिए टीम बनाया गया है तो टीम में अगर 7, 8, 10, 20, 15 जितने लोग हैं उन सबकी अपनी अपनी एक जिम्मेदारी होगी और उसका एक टीम लीडर होगा जो उसको फॉलो कराएगा और उसके इंस्ट्रक्शन पे आपको चलना है। तो किसी भी वर्क को करने के लिए अगर टीम है, टीम उस इंस्ट्रक्शन पे चलती है, उसको मिल करके सारे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम बेहतर से बेहतर रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। जैसे उसी तरह क्रिकेट के अंदर अगर कोच जैसे बोलता है, ग्राउंड में कैप्टन जैसे बोलता है, अगर उसके इंस्ट्रक्शन पर चलते हैं, किस स्ट्रैटेजी से खिला रहा है हमको, कैसे खेलना है, तो शायद हो सकता है हम वो मैच जीत सकते हैं। अदरवाइज अपनी मनमानी करेगा तो हम वो मैच को लॉस कर सकते हैं, हार जाएंगे, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। घर के अंदर अगर 3-4 लोग हैं, 3-4 लोग अगर एक दूसरे के साथ रह करके कोई जॉब कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो अपने घर को बेटर बना सकते हैं। लेकिन अगर कमाने वाला कोई नहीं है, एक हो, जैसे एग्जाम्पल आपने देखा कि बहुत सारे घरों में होता है ना, वो एक पर्सन कमाता है, सारे लोग खाते हैं और सोचते हैं कि बहुत सारे ऐसे मोमेंट मिले, बहुत सारे ऐसे समय आया कि हम बड़े आदमी बने, मेरे घर में पैसा हो। नहीं होता है। फादर कुछ और बोल रहा है, बेटा कुछ और कर रहा है, माताजी कुछ और बोल रही हैं, लड़की कुछ और कर रही है, घर की बहुएं कुछ और कर रही है, बच्चे कहीं और जा रहे हैं।
सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि आप उस फैमिली को एक साथ लेकर नहीं चल पाते हैं। इसको कोऑपरेट नहीं कर सकते हैं। कोऑपरेट का मतलब होता है एक दूसरे से साझेदारी करके काम करना। अगर माता जी ने बोला है तो उसका कुछ मतलब है, हमें फॉलो करना चाहिए। अगर फादर ने बोला है कि ये बाबू ये कर लो, तो हमको वो करना चाहिए। अगर इसको मिक्सिंग करके इसको साथ देकर चलते हैं, थोड़ा बहुत सब कोई थोड़ा थोड़ा वर्क करता है, तो शायद हमने जो सोचा है वो बेटर से बेटर कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं कोऑपरेशन। तो कंपनी के अंदर होता है टीम बेसिस पे वर्क करना, दैट इज कॉल्ड द कोऑपरेशन। कमिटमेंट, कमिटमेंट का मतलब होता है, आपने सुना होगा कि हिंदी में आपने सुना होगा, भोजपुरी में ऐसे कुछ कहावत आती है कि स्टार्टिंग अगर सही हो तो अंत भी अच्छा खासा होता है, और एक सुना होगा कि अंत भला तो सब भला। लेकिन यहाँ पे कुछ रूल अलग होता है। कोई भी वर्क करते हैं, अगर शुरुआत में ही आपको अच्छा खासा रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आपका दिमाग में ही आता है कि शुरू में ही मिस्टेक हो गया, अच्छा खासा आगे नहीं होगा। तो जब भी हम कोई वर्क करें तो पूरे एफर्ट के साथ करें, पूरे जोश जुनून में करें। जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो खर्च हो रहे हैं, उसको अच्छा खासा उसमें लगाएं। जो एरिया होना चाहिए वो एरिया कवर करने की कोशिश करें। जो लेआउट हमारा है उसको मैनेज करने की कोशिश करें। तो शुरुआत किसी वर्क का अगर बेटर हो, उसका अंत भी बेटर होता है, दैट्स कॉल्ड रिजल्ट भी बेटर होता है। तो किसी भी वर्क को शुरू करने से पहले आप देख लें कि हम उसको शुरू करने से पहले उसमें हम कैपेबल है कि नहीं है। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि किसी चीज़ को मुझे खरीदना है, किसी चीज़ को खरीदना है, जैसे कि हम कपड़ा खरीदने गए, किस तरह कोई गाड़ी खरीदने गए, कि ज़मीन खरीदने गए, और हमारे पास उतना एक्सपेंस पैसा है नहीं, आई डोंट हैव मनी अकॉर्डिंग टू दैट वर्क, उस वर्क के अकॉर्डिंग हमारे पास पैसा है नहीं, बट आई वांट टू बाई समथिंग, मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ। खरीदने जगह बात विचार किए, पैसा नहीं है, जिससे बात करने की कोशिश करें उससे हमारा तालमेल नहीं हो पा रहा है। इन सारे चीज़ करने के बाद अगर झगड़ा करके मैं ले भी लेता हूँ, कर्ज होती है, सामने वाला कर्ज मांगने की कोशिश करेगा। उस चीज़ को लेने गए तो कुछ गलतियाँ होती हैं, मिस्टेक होती रहती हैं। आप उस इससे अच्छा होता सुपरस्टिटियस, अंधविश्वासों लोग फॉलो करते हैं, ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं आजकल। सुपरस्टिटियस, अंधविश्वास, कि कोई चीज़ तुम्हारे घर में आया, उस पर कोई हादसा हो गया, बोला कि ये इसके चलते हुआ है, आपका ये बेहतर शुरुआत नहीं माना जाएगा। तो खैर वो तो अलग सुपरस्टिटियस जो बिलीव करते हैं उनके लिए है कि अगर किसी के आने से अगर किसी घर में कुछ होता है तो उससे सारा ब्लेम डाल दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड रॉन्ग, इसको गलत कहा जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता है। वर्कफोर्स का मतलब होता है किसी भी काम करने के लिए हमें अगर 10 लोग की आवश्यकता है, हमको पता है कि ये काम करने के लिए हमें 10-15 लोगों की आवश्यकता है, कि जब तक 10-15 लोग नहीं आएंगे अच्छा खासा काम नहीं हो पाएगा। अगर हमें एग्जाम्पल, अगर हमें किसी चीज़ को उठाना है, 50 केजी किसी लोड को अगर लिफ्ट करना है, मैनुअली अगर लिफ्ट करना है, तो 50 केजी को उठाने के लिए हमें 15 लोग चाहिए। अब 15 लोग जब उसको उठाने की कोशिश करेंगे तो सेफली उठ जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। लेकिन अगर उसको उठाने के लिए 5 लोगों की आवश्यकता है, अब 5 लोग जब काम करने की कोशिश करेंगे तो सेफली तो कर नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ उसमें लॉस होने की संभावना होगी, इंजरी होने की संभावना होगी, प्रॉपर्टी डैमेज होने की संभावना होगी। तो कहता है कि किसी भी काम करने के लिए हमें प्रॉपर उसमें मैन पावर होना चाहिए। 10 लोग की आवश्यकता है तो 10 लोग चाहिए, 20 की आवश्यकता है कि 20% चाहिए, उसको बोलते हैं वर्कफोर्स। सुपरविजन का मतलब होता है निगरानी करना। कोई भी वर्क कर रहे हैं, वर्कर अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें चाहिए कि एज ए सेफ्टी ऑफिसर हमें जो वर्क दिया गया है मैं उसको अपनी सुपरवाइज करूँ, सुपरविजन के अंदर वर्क कराऊँ। सुपरवाइजर को भी चाहिए कि वहाँ पे खड़े होकर के वर्क कराए। एग्जाम्पल, अगर टीचर किसी स्टूडेंट्स को अगर कुछ पढ़ा रहा है और उस स्टूडेंट्स को बोलता है कि तुम आओ पोडियम पे कुछ उसको बोलने, कुछ टॉपिक को दिया है बोलने की कोशिश करें, और उस वक्त जब वो बोल रहा है तो वो बाहर निकल गया, सुना नहीं, और बाद में आकर के जजमेंट किया कि वो ठीक ठाक बोला। अब वो लड़का जब एग्जाम आए, इंटरव्यू है, उस वक्त वही क्वेश्चन किया होगा और वही आंसर दिया, उसने गलत बोला था। जो अपना वो पोडियम पे आकर लेक्चर दे रहा था वो गलत बोला था, क्योंकि उस वक्त बताने वाला कोई नहीं था, बस बोलने वाला बोल दिया कि तुम दो, मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन जजमेंट नहीं कर पाया, गलत। अगर वही टीचर वहाँ पे खड़े होकर के उसको सुनता और उस वक्त वो गलत बोल रहा है, उसको वहाँ पे रोकता कि बाबू ये टॉपिक तुमने गलत बोला, इसको ऐसे बोला चाहिए, तो अपने पास रख करके, अपने सुपरविजन के अंदर रख करके वो काम कराएगा, वो पढ़ाएगा, उसको समझाएगा, तो वो बेटर बन सकता है। तो बहुत सारे ऐसे कंपनी के अंदर वर्कर होते हैं कि वर्कर सेफ्टी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते। दैट दिस अकॉर्डिंग, अगर मान ले जाए कि अगर हमने हेलमेट दिया तो बहुत सारे वर्कर ऐसे होते हैं कि हेलमेट पहनते नहीं हैं, वर्क कर रहे हैं, छोड़ दिया, निकाल दिया।
हार्नेस दिया, हार्नेस के अंदर क्या होता है, हार्नेस वर्कर हाइट पे है, हार्नेस नहीं लगाया और हम आके ऑफिस में बैठ गए, हम सुपरविजन अपने निगरानी के अंदर काम नहीं करवा रहे हैं। अब उस हार्नेस को ना लगाने की वजह से अचानक उसी वक्त फॉलिंग कंडीशन आ जाए, गिरेगा, और गिरेगा तो जब एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनेगा तो उसमें पता चलेगा कि लैक ऑफ सुपरविजन की वजह से, लैक ऑफ सुपरविजन, इसके वजह से ये लड़का फॉल कर गया, ये वर्कर फॉल कर गया। तो हमें चाहिए कि जो ऑथराइज पर्सन है उसकी निगरानी में वर्क करे, और मैनेजमेंट, जो हमारा मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट ही बेहतर होना चाहिए। जैसे कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट है, अगर वर्क साइट हो तो वर्क साइट क्लियर करके दे, मटेरियल चाहिए मटेरियल पूरा दे, पीपी चाहिए तो पीपी दे, डॉक्यूमेंट्री वर्क है तो डॉक्यूमेंट्री वर्क को फॉलो करने की कोशिश करें, रूल रेगुलेशन जो फॉलो कराया है उसको वो पूरे वर्क फोर्स के साथ, पूरे इन्फोर्समेंट के साथ हो उसको फॉलो कराने की कोशिश करें, तो मैनेजमेंट ही बेहतर हो। अक्सर कहा था ना, घर अगर अच्छा हो तो घर के लोग भी अच्छे होते हैं। घर का अगर मुखिया, घर का मालिक अगर अच्छा हो तो घर के लोग भी अच्छे खासी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो मैनेजमेंट ही बेहतर जब नहीं होगा तो हमसे गलतियाँ होंगी, गलतियाँ होंगी तो हमें यहाँ पे 0% कैसे आएगा, वहाँ पे तो परसेंटेज प्लस में आ जाएगा, तो 1 2 3 4 ऐसे करते करते 50% आ जाएगा। तो मैनेजमेंट को भी चाहिए कि वो बेहतर बनाने की कोशिश करे। तो 0% अगर किसी चीज़ को करना है तो यू हैव टू डू द 5 टॉपिक, कोऑपरेशन, कमिटमेंट, वर्कफोर्स, सुपरविजन एंड मैनेजमेंट। इन 5 पॉइंट को अगर आप फॉलो करते हैं तो शायद हो सकता है कि आप इसको 0% बना सकते हैं। अदरवाइज कंपनी के अंदर अगर काम कर रहे हैं तो सेफ्टी ऑफिसर की ज़िंदगी में एक चीज़ शामिल होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। हम लोग अक्सर कहते हैं कि हम एक्सीडेंट को रोक देंगे, किसी तरह का एक्सीडेंट को होने नहीं देंगे, तो ये हम लोग गलत बोलते हैं। एक्सीडेंट तो होना है, एनी थिंग्स एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, अगर कोई भी चीज़ मौजूद है तो उसका खात्मा भी ज़रूरी है। ज़रूरी क्या, होना ही है, हो ही जाता है। इंसान पैदा हुआ, मरना है, कोई चीज़ नया बना, पुराना होना ही है। एक्सीडेंट अगर हम मौजूद हैं, एग्जाम्पल बाइक तुम चला रहे हो, हम चला रहे हैं, बाइक चला रहा है, तो बाइक के अंदर एक चांस है गिरने का, और गिरने के चांस में ये संभावना होगी कि लॉस होगा। हम एक्सीडेंट को खात्मा नहीं कर सकते हैं, एक्सीडेंट के होने वाले जड़ जो रीजन है ना, वो रीजन को कम कर सकते हैं। तो कुछ % तो रहता है। बाइक चलाया, बाइक आप कुछ ठीक कर लिया, रोड भी ठीक कर लिया, बाइक के सारे पार्ट पूजा के बारे में पढ़ लिया, नॉलेज ले लिया, एक्सपीरियंस भी है, तूने पूरा वो राइडर किट जो आता है पहन लिया, बाइक चला रहा है। लेकिन तुमने जानते हो क्या किया, तुमने जो बाइक को ठीक कराया, तुमने गिरने के रोकने के लिए अपने आप को तुमने किट पहना, गिरने के बाद इंजरी कम हो और बाइक ठीक हो, एक्सपीरियंस मेरे पास है चलाने का ना, तो इसे गिरने की क्षमता कम होगा, ख़त्म नहीं हुआ। बाइक अगर चलेगा तो गिरने का चांस है। अब वजह चाहे बाइक गिरे या बाइक के पीछे से कोई आकर ठोके, जैसे मर्जी होगा, लॉस होने की संभावना है। तो किसी भी एक्सीडेंट को, उसके रीजन को हम लोग कम करते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो कंपनी के अंदर कोशिश किया जाता है कि लक्ष्य हमारा 0 हो किसी तरह का लॉस का, तो शायद उसके आसपास हम रहेंगे। अगर हम मन में रख लेंगे नहीं 50% लॉस करा ही देना है, तो वो 50% 100% बदल जाता है और कुछ हासिल नहीं होता है। जिस कंपनी के जिस प्रोजेक्ट के अंदर अगर एक्सीडेंट लॉस बहुत ही कम हुआ हो, उसको अवार्डेड किया जाता है, और जिस सेफ्टी ऑफिसर की निगरानी सुपरविजन के अंदर एक्सीडेंट बहुत कम हुआ हो, उसको भी अवार्ड किया जाता है। ये आपने 5 ईयर्स के अंदर पढ़ा होगा इंथुजियाज्म के अंदर, कि एक्सीडेंट को रोकने के लिए एक प्रोसेस फॉलो होता है कि इंथुजियाज्म अप्रिशिएट करना पड़ता है, उसको प्रमोशन दे करके, उसकी सैलरी बढ़ा करके, उसको मीटिंग में शामिल करके, उसको तरह तरह के अवार्ड सर्टिफिकेट दे करके। ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में। तो ये है हमारा चेस्ट इंडक्शन ट्रेनिंग। आई होप समझ में आ रहा होगा, और इसका नोट्स बनाइए, और बाकी ये 2-3 पार्ट में चलेगा, एक पार्ट में नहीं 2-3 पार्ट में होगा। तो ये पार्ट फर्स्ट है, अगर मैं इसको कहूँ तो ये पार्ट फर्स्ट इसको मान लीजिएगा, और यहाँ से नेक्स्ट क्लास के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास अगले दिन चलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।